जय हिंद दोस्तों। तो आज चैप्टर 2 वैद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड लेकर आया हूं। क्लास 12th का फिजिक्स है। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो जैसे यहां पर कोई आवेश है, कोई आवेश रखा गया है, तो इस आवेश के चारों तरफ कोई ऐसा क्षेत्र बन जाता है, कोई ऐसा क्षेत्र होता है जिसके अंदर हम किसी अन्य आवेश को ले आते हैं तो वह उस आवेश पर बल लगाता है। तो जितने रीजन में बल लगाता है, जितने क्षेत्र में बल लगाता है, वह क्षेत्र ही वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। अर्थात किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को ले आने पर उस आवेश के आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वह वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके अंदर अन्य किसी आवेश को ले आने पर वह उस आवेश के द्वारा लगाने वाले या लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब हम लोग पढ़ते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? तो मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग ई से दिखाते हैं। ई बराबर होता है F बाई क्यू नॉट। यहां पर क्यू नॉट क्या है? परीक्षण आवेश है। परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश है। टेस्ट चार्ज इसको बोलते हैं। परीक्षण आवेश टेस्ट चार्ज है। टेस्ट चार्ज, यह टेस्ट चार्ज क्या होता है? तो यह एक छोटा से छोटा काल्पनिक आवेश होता है जिसका स्वयं का वैद्युत क्षेत्र 0 होता है। अर्थात यह किसी आवेश पर बल नहीं लगाता, लेकिन दूसरे आवेश द्वारा लगने वाले बल का अनुभव करता है। तो परीक्षण आवेश एक काल्पनिक आवेश होता है, वास्तविक नहीं होता है। यह छोटा से छोटा बिंदु आवेश होता है जिसका स्वयं का वैद्युत क्षेत्र 0 होता है। अर्थात यह किसी आवेश पर बल नहीं लगाता है, लेकिन दूसरे आवेश के द्वारा लगने वाले बल का अनुभव करता है। तो वैद्युत क्षेत्र को हम लोग ई से दिखाते हैं। अब इसकी परिभाषा हम कैसे दे सकते हैं? एकांक धन आवेश पर लगने वाले बल को ही हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? सदिश राशि है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि होती है। दूसरा, इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है। तीसरा, इसकी दिशा यानी ई की दिशा बल की दिशा में होती है। बल की दिशा में होती है। ई की दिशा किधर होती है? जिस दिशा में वैद्युत बल लगेगा उसी दिशा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर होती है? जिधर बल लगता है उसकी दिशा में होती है। इसका बीमी सूत्र आप चाहेंगे तो निकाल सकते हैं। बल का बीमी सूत्र क्या होता है? mL/-2। और आवेश का बीमी सूत्र क्या होता है? AT होता है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो mL, यहाँ पर a के पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो a के पावर -1, t के पावर 1 है, ऊपर जाएगा -1 और -2 है ही है, तो t के पावर -3। अर्थात वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमी सूत्र mL a के पावर -1 t के पावर -3 होता है। तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हुई।
अब वैद्युत क्षेत्र के कारण वैद्युत क्षेत्र के कारण आवेशित कण पर बल force on charged particle due to electric field आवेशित कण के कारण बल। तो आवेशित कण के कारण हम लोग बल निकालते हैं। मान लेते हैं वैद्युत क्षेत्र E है और इस वैद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण Q रखा गया है। एक वैद्युत क्षेत्र ही है और इस वैद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण Q रखा गया है। तो यह वैद्युत क्षेत्र इस आवेशित कण पर बल लगाएगा। यह वैद्युत क्षेत्र इस आवेशित कण पर बल लगाएगा और बल लगाएगा F इक्वल टू लगाएगा Q इंटू वेक्टर E। यह कहां से आया है? तो हम लोग अभी पढ़े हैं, E बराबर पढ़े हैं F बाई Q। तो यहां पर F बराबर का हो जाएगा Q इंटू E हो जाएगा। तो यह वैद्युत क्षेत्र इस आवेशित कण पर कितना बल लगाएगा? वेक्टर F बराबर Q इंटू वेक्टर E। यदि Q धनावेशित कण होगा, पॉजिटिव होगा, तो वेक्टर F की दिशा वेक्टर E की दिशा में होगी और Q यदि ऋणावेशित होगा, निगेटिव चार्ज होगा, तो वेक्टर F की दिशा वेक्टर E के विपरीत होगी। तो वैद्युत क्षेत्र के कारण आवेशित कण पर बल क्या है? मान लीजिए कोई वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E है, इस वैद्युत क्षेत्र में कोई आवेशित कण Q रखा गया है, तो यह वैद्युत क्षेत्र उस आवेशित कण पर बल लगाएगा और कितना बल लगाएगा? वेक्टर F लगाएगा Q वेक्टर E। इस बल की दिशा यदि पॉजिटिव चार्ज होगा तो F की दिशा E की दिशा में होगी और यदि निगेटिव चार्ज होगा तो F की दिशा E के क्या होगी? विपरीत होगी। अब हम लोग पढ़ते हैं बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो जैसे मान लीजिए यहां पर कोई बिंदु आवेश रखा गया है Q और इस बिंदु आवेश से मान लीजिए बिंदु A पर एक बिंदु आवेश Q रखा गया है। इस बिंदु आवेश से R दूरी पर एक बिंदु है P और यहां पर इस आवेश के कारण हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। और मान लेते हैं यह धन आवेश रखा गया है, तो यहां पर धन आवेश रखा गया है, तो यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यदि हमें निकालना है तो हमें F निकालना होगा और भाग देना होगा परीक्षण आवेश से। परीक्षण आवेश को हम हमेशा धनात्मक लेते हैं। परीक्षण आवेश को हम लोग क्या लेते हैं? हमेशा धनात्मक। तो इस बिंदु P पर हम धन परीक्षण आवेश रखेंगे।
तो यह प्लस क्यू है, यहां पर धन परीक्षण आवेश रखा तो बल की दिशा इधर होगी। तो जिधर बल की दिशा होती है उधर ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है। यदि यही यहां पर निगेटिव चार्ज होगा, यदि इस बिंदु ए पर कोई निगेटिव चार्ज रखा गया होता, निगेटिव चार्ज रखा गया होता, तो यहां पर आप धन परीक्षण आवेश रखते तो बल की दिशा इधर होती, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा भी इधर होती। बल की दिशा इधर होती तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा भी इधर होती। ठीक है, तो निगेटिव चार्ज रहेगा तो ये चित्र रहेगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो ये। तो हम लोग पॉजिटिव चार्ज के लिए ही निगमन करते हैं। तो बिंदु ए पर धन आवेश रखा गया है और हमें बिंदु पी पर इसके कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हमने क्या किया है कि बिंदु पी पर एक धन परीक्षण आवेश रखा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू के कारण प्लस क्यू जीरो पर लगने वाला वैद्युत बल, लगने वाला वैद्युत बल, लगने वाला वैद्युत बल। तो लगने वाला वैद्युत बल कितना होगा, F बराबर होगा 1/4πε0। यदि कोई माध्यम होगा, दोनों आवेशों के बीच में कोई माध्यम है जिसका परावैद्युतांक K है, तो यहां पर K हो जाएगा K Q0 बटा में R²। ये वैद्युत बल हो जाएगा। हमें तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से क्या हो जाएगा, E बराबर हो जाएगा F/Q0। F बराबर E बराबर F/Q0। तो F की वैल्यू ये हम लोगों ने निकाला है 1/4πε0 Q0 बटा में R², और बटा में Q0 है तो बटा में Q0। Q0 से Q0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो E बराबर आ जाएगा 1/4πε0 K और इंटू Q बटा में R²। ये क्या हो गया, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई। यदि दोनों आवेशों के बीच में माध्यम निर्वात हो या वायु हो, यदि आवेशों के बीच माध्यम, आवेशों के बीच माध्यम निर्वात या वायु हो, निर्वात या वायु हो, तो निर्वात या वायु के लिए K का मान 1 होता है। निर्वात या वायु के लिए K का मान 1 होता है, तो यहां पर K का मान हम 1 रख लेंगे, तो E बराबर हो जाएगा 1/4πε0 और Q बटा में R²। तो ये क्या हो गई, यह हो गया आपको किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब आवेश किसी निर्वात या वायु में स्थित हो। और जब आवेश यदि किसी माध्यम में उत्पन्न होगा, किसी माध्यम में स्थित होगा, तो ये बराबर होगा 1/4πε0 Q बटा में R। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं वैद्युत क्षेत्र रेखाएं या वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं, अब हम लोग पढ़ते हैं वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं, इसे अब हम लोग वैद्युत क्षेत्र रेखाएं भी कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं भी कहते हैं। रेखाएं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक
फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, लाइंस ऑफ फोर्स। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। वैद्युत बल रेखाएं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो वैद्युत बल रेखाएं या वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं? तो वैद्युत क्षेत्र में खींची गई ये काल्पनिक निष्कोण वक्र होते हैं। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं? वैद्युत क्षेत्र में खींची गई ये काल्पनिक निष्कोण वक्र होते हैं जिस पर एकांक धन आवेश चलता है। वैद्युत बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर लगने वाले वैद्युत बल की दिशा को व्यक्त करती है। तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं? वैद्युत क्षेत्र में खींची गई यह निष्कोण और काल्पनिक वक्र होते हैं जिस पर एकांक धनावेश चलता है। वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर लगने वाले वैद्युत बल की दिशा को बताती है। अब वैद्युत बल रेखाओं के गुण क्या होते हैं? वैद्युत बल रेखाओं के गुण। वैद्युत बल रेखाओं के गुण, वैद्युत बल रेखाओं के गुण। वैद्युत बल रेखाओं या वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, अब इन्हें हम वैद्युत क्षेत्र रेखा कहेंगे। वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण, वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण क्या होते हैं? तो पहला गुण होता है कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से शुरू होती हैं और अनंत तक चली जाती हैं। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से शुरू होकर अनंत तक चली जाती हैं। दूसरा गुण ये होता है कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं वह अनंत से शुरू होकर ऋण आवेश पर आकर खत्म हो जाती हैं। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं अनंत से शुरू होकर ऋण आवेश पर आकर क्या हो जाती हैं? खत्म हो जाती हैं। ये दूसरा गुण हो गया। तीसरा गुण ये हो गया कि यदि एक धन आवेश रहेगा, एक ऋण आवेश रहेगा, तो धन आवेश से शुरू होकर ऋण आवेश पर खत्म हो जाएंगे। वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से शुरू होकर ऋण आवेश पर क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगी। धन आवेश से शुरू होकर ऋण आवेश पर क्या हो जाती हैं? समाप्त हो जाती हैं। तो वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से शुरू होकर अनंत तक चली जाते हैं और अनंत से शुरू होकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। एक धन आवेश रहेगा, एक ऋण आवेश रहेगा, तो वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से शुरू होकर ऋण आवेश पर खत्म हो जाएंगी। वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं यह एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, क्योंकि यदि वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी तो काटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी और उस बिंदु पर वैद्युत बल की दो रेखाएं, दो दिशा प्रदर्शित होगी जो कि असंभव होगा। वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करती है, अर्थात उस बिंदु पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो ये कुछ रहे वैद्युत बल रेखाओं के गुण। अब हम लोग पढ़ते हैं वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल,
इलेक्ट्रिक डाइपोल। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव आवेशों का, दो आवेशों का ऐसा निकाय होता है जिसमें दो आवेश विपरीत प्रकृति के होते हैं, उन पर समान परिमाण का वैद्युत आवेश होता है और वे एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे होते हैं। अर्थात वैद्युत द्विध्रुव ऐसा निकाय होता है जिसमें दो विपरीत प्रकृति के आवेश लेकिन समान परिमाण वाले आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे गए होते हैं। जैसे मान लीजिए यह प्लस आवेश है, यह माइनस आवेश है, ये दोनों एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे गए हैं, विपरीत प्रकृति के आवेश है। तो क्या होता है, इस निकाय को ही हम लोग वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव दो आवेशों का ऐसा निकाय है जिनमें दोनों आवेशों की प्रकृति विपरीत होती है लेकिन उनमें आवेश का परिमाण समान होता है और ये दोनों आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे होते हैं। जैसे HCl हो गया, चाहे जल का अणु हो गया, ये सब एक तरह से वैद्युत द्विध्रुव होते हैं। अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? तो वैद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को ही हम लोग वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं और इसे हम लोग P से दिखाते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश के परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से दिखाते हैं। दोनों आवेशों के बीच की दूरी को 2L इसलिए मानते हैं कि आगे आने वाले जो सूत्र हैं वो सरल रूप में रहेंगे। वैद्युत द्विध्रुव एक सदिश राशि है और इसका जो मात्रक होता है कूलाम्ब इंटू मीटर होता है। तो वैद्युत द्विध्रुव का मात्रक क्या होता है? कूलाम्ब इंटू मीटर। और यह कैसी राशि होती है? सदिश राशि होती है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? तो वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को ही हम लोग वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो अब हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हम लोग पढ़ेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो एक हम लोगों ने वैद्युत द्विध्रुव लिया, ये वैद्युत द्विध्रुव है AB, यहां पर -Q है और यहां पर +Q है। इस द्विध्रुव का मध्य बिंदु है O। ये दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या हम लोग लेते हैं? 2L। तो ये जब मध्य बिंदु है तो यह दूरी क्या हो जाएगी?
L हो जाएगी। हम लोग एक वैद्युत द्विध्रुव लेते हैं AB। ये हमने लिया वैद्युत द्विध्रुव AB। ये आपका माइनस Q है और ये प्लस Q चार्ज है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी हम लोग क्या लेते हैं? 2L लेते हैं। द्विध्रुव का मध्य बिंदु का है O है, तो यह दूरी क्या हो जाएगी? L हो जाएगी और यह दूरी भी क्या हो जाएगी? L हो जाएगी। ठीक है। इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु से R दूरी पर, मध्य बिंदु से R दूरी पर एक बिंदु P है। मध्य बिंदु से R दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो इस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो अब इस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो यहां पर बिंदु P पर हमें धन परीक्षण आवेश रखना होगा। तो यहां पर जब धन परीक्षण आवेश रखेंगे तो इसके कारण प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो जब इसके कारण प्रतिकर्षण बल लगेगा तो इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी वह इस दिशा में होगी, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर होती है? जिधर बल की दिशा होती है। तो इसके कारण यदि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में E2 मानूं तो E2 की दिशा इधर होगी। यदि इसके कारण मैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा E1 मानूं तो ये आकर्षण बल लगेगा, तो बल की दिशा इधर ही होगी, तो इसकी दिशा क्या हो जाएगी? इधर हो जाएगी। ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया? एक वैद्युत द्विध्रुव लिया, यहां पर माइनस Q, यहां पर प्लस Q, दोनों के बीच की दूरी 2L, ये L हो जाएगा, ये L हो जाएगा। ठीक है। इसके मध्य बिंदु से R दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो प्लस Q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 मैंने माना है, E2 की दिशा उधर हो जाएगी, और माइनस Q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा E1 है, E1 की दिशा इधर हो जाएगी। तो मैं लिखता हूं प्लस Q के कारण, प्लस Q के कारण बिंदु P पर, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर क्या हो जाएगा? E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ठीक है। यदि कोई माध्यम होगा तो K हो जाएगा, और निर्वात या वायु रहेगा तो एप्सिलॉन 0 हो जाएगा, K Q बटा में R स्क्वायर। तो ये दूरी कितना हो जाएगा? यहां से ये दूरी हम लोग ले लेते हैं। तो चलिए हम लोग दूरी निकाल लेते हैं। ये दूरी हम लोगों ने माना है R, यह दूरी माना है हम लोगों ने L। तो प्लस Q से इसकी दूरी हो जाएगी R माइनस L, तो R माइनस L का स्क्वायर हो जाएगा। इसको मैं समीकरण नंबर 1 माना, और इसकी दिशा हो जाएगी BP दिशा में, BP दिशा में, दिशा में। दूसरा, माइनस Q के कारण, माइनस Q के कारण, माइनस Q के कारण बिंदु P पर, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तीव्रता क्या हो जाएगी? E1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K, एप्सिलॉन नॉट K, और ये हो जाएगा Q बटा में, यह दूरी R है, यह दूरी L है, तो यहां से दूरी हो जाएगा R प्लस L का स्क्वायर। ये किस दिशा में होगा? PB दिशा में हो जाएगा, PB या PA दिशा में, PA दिशा में, दिशा में। अब हम बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहता हूं, क्योंकि E1 और E2 सदिश राशियां हैं, E1 और E2 सदिश हैं,
सदिश हैं जिनकी दिशाएं विपरीत हैं, जिनकी दिशाएं विपरीत हैं। अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा, E बराबर हो जाएगा, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देते हैं, सदिश राशियां हैं, तो बड़ा वाला E2 होगा और छोटा वाला E1 हो जाएगा, तो E2 माइनस का हो जाएगा E1। ये हर इसका छोटा है तो ये बड़ा हो जाएगा, इसका हर बड़ा है तो यह E1 छोटा हो जाएगा, ठीक है। और परिणामी की दिशा किधर होती है, E2 की दिशा में होती है, तो E2 की दिशा BP है, तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की दिशा BP की दिशा में हो जाएगा, BP अर्थात E2 की दिशा में हो जाएगा, E2 की दिशा में। अब E2 का मान रखेंगे और E1 का मान रखेंगे, तो आप इतना का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं क्या करूंगा, E2 का मान रखूंगा और E1 का मान रखूंगा। E1 और E2 का हम लोग मान रखेंगे आप लोग, तो रखा जाए तो E2 का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q बटा में R माइनस L का स्क्वायर माइनस E1 का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q बटा में R प्लस L का स्क्वायर। अब हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं, तो हमारा कॉमन क्या है, हमारा कॉमन है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K और Q भी कॉमन है, तो बच जाएगा 1 माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर और माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। अब ये हम एलसीएम ले लेंगे, तो जब एलसीएम लेंगे हम तो ये क्या हो जाएगा, इसका यहां पे गुणा हो जाएगा, R प्लस L का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस इसका इसमें गुणा हो जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा R माइनस L का स्क्वायर और बाटा में क्या हो जाएगा R माइनस L और R प्लस L दोनों का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ये a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab होता है, तो ये क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, ये हो जाएगा 4RL हो जाएगा, और अपान का हो जाएगा a माइनस बी a प्लस बी है, तो R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। अब आगे हम लोग देखते हैं, तो E बराबर आपका हो जाएगा, इसको जरा सा सजा लिया जाए, तो ये हो जाएगा 2 और Q इंटू 2L, देखिए इसमें से मैंने 2 बाहर निकाल लिया, Q है और 2L और इंटू R को मैं अलग कर लेता हूं और बाटा में ये है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K और बटे में R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का स्क्वायर, ये Q इंटू 2L वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो जाएगा, Q इंटू 2L क्या हो जाएगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो E बराबर हो जाएगा 2P अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू R बटा में R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हो गया किसी वैद्युत क्षेत्र के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यदि L का मान R की तुलना में बहुत ही कम हो, यदि L का मान R की तुलना में बहुत ही कम हो, तो L को निग्लेक्ट कर सकते हैं, L को नगण्य मानने पर
क्या हो जाएगा, यदि नगण्य मानेंगे तो ई बराबर हो जाएगा 2p/4πε0 के आर बाटा में आर स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा ये। तो अब यहां से हल करेंगे तो ई बराबर आ जाएगा 2p बाटा में 4πε0 के आर बाटा में आर का पावर 4, एक आर से एक आर खत्म हो जाएगा। तो ये आ जाएगा ई बराबर आ जाएगा 1/4πε0 के, और ये बचेगा 2p और बाटा में यहां पर आर क्यूब बचेगा। ठीक है, तो ये फार्मूला हमारा आ गया किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और यह कब आया है, अच्छी स्थिति में आया है। कब आया है, अच्छी स्थिति में। यह सूत्र का निगमन हम लोगों ने किया है एक्सियल पोजीशन में हम लोगों ने इस सूत्र का निगमन किया है। दो पोजीशन होता है, एक एक्सियल पोजीशन होता है, एक इक्वेटोरियल पोजीशन होता है। तो यह सूत्र हम लोगों ने निकाला है, अच्छी स्थिति में निकाला है, एक्सियल पोजीशन में निकाला है। यदि माध्यम वायु या निर्वात हो, यदि माध्यम क्या हो, वायु हो या फिर क्या हो, निर्वात हो। यदि माध्यम वायु निर्वात होगा तो ई बराबर 1/4πε0 2p बाटा में आर क्यूब। तो यह सूत्र भी अप्लाई हम लोग करेंगे, लेकिन जब माध्यम निर्वात होगा या वायु होगा। तो आप चाहेंगे तो पूरा का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो यह हम लोगों ने किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाला, और किस स्थिति में निकाला, तो अच्छी स्थिति में निकाला। आपको परीक्षा में ऐसे ही पूछेगा कि अच्छी स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र निकालिए या निगमनित कीजिए। तो ये जो सूत्र का निगमन हम लोग कर रहे हैं, ये सूत्र का निगमन परीक्षा की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। तो आप इन सभी सूत्रों को याद भी कर लीजिएगा, न्यूमेरिकल लगाने के काम आएगा, और इनका निगमन भी परीक्षाओं में पूछता है। तो यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि वे भी इस सब वीडियो का लाभ उठा सकें। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।